नमस्कार, एएमवी नेटवर्क देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं बबीता। खबरों की शुरुआत बड़ी खबर से करेंगे तो मोदी 3.0 कैबिनेट में यूपी से नए चेहरे बन सकते हैं मंत्री। तो मोदी मंत्रिमंडल दलित ओबीसी को भी साधने की कोशिश करेगा। इसी बीच अनुप्रिया पटेल का तीसरी बार मंत्री बनना तय माना जा रहा है। वहीं पर आरएलडी प्रमुख जयंत चौधरी भी केंद्र में बन सकते हैं मंत्री। तो योगी सरकार में मंत्री जितिन प्रसाद को केंद्र में मौका एक बार फिर से दिया जा सकता है। तो वहीं आपको बता दें कि आज संसदीय दल की बैठक भी हुई है। वहीं पर पीएम नरेंद्र मोदी को जो है एनडीए का नेता चुन लिया गया है। इससे पहले जब 5 जून को मीटिंग हुई थी, संसदीय दल की बैठक हुई थी, तो वहां पर एनडीए का जो नेता है वो पीएम नरेंद्र मोदी को चुना गया था। लेकिन आज ऑफिशियल तरीके से जो है इसका ऐलान किया गया है। तो वहीं पर इसी बीच कहा जा रहा है, यूपी से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, क्योंकि यूपी में ये लगातार कयास लगाए जा रहे थे कि आखिर कैबिनेट में किस किस मंत्रियों को दोबारा से जगह मिलने वाली है। तो वहीं आपको बता दें कि मोदी 3.0 कैबिनेट में यूपी से नए चेहरे मंत्री बन सकते हैं। नए चेहरों को इसमें तरजीह दी जा सकती है, इंपॉर्टेंस दी जा सकती है। तो मोदी मंत्रिमंडल में दलित ओबीसी को साधने का प्रयास भी किया जाएगा। और इसी बीच अनुप्रिया पटेल को तीसरी बार मंत्री बनाना भी तय माना जा रहा है। वहीं पर अगर आरएलडी प्रमुख जयंत चौधरी की बात कर ली जाए तो वो भी केंद्र में मंत्री बन सकते हैं। योगी सरकार में मंत्री जितिन प्रसाद को भी केंद्र में जगह मिल सकती है। तो इस बार जिस तरह से देखा गया, पीलीभीत से जितिन प्रसाद को उतारा गया था, रिकॉर्ड तोड़ उन्होंने भी जीत हासिल की और इस बार कहा जा रहा है जितिन प्रसाद को एक बार फिर से मंत्रिमंडल में जगह मिल सकती है। तो वहीं पर यानी कि यूपी से किस किस चेहरों को मंत्री बनाया जाएगा, इस पर भी संशय बना हुआ है। तो वहीं कहा जा रहा है कि मोदी 3.0 जो कैबिनेट है उसमें यूपी से भी कई ऐसे चेहरे होंगे जो नए चेहरे होंगे जिनको मंत्री बनाया जा सकता है। तो इस बार जिस तरह से बीजेपी ने एक एक्सपेरिमेंट करते हुए कई नए चेहरों को तरजीह दी थी, उनको टिकट दिया था। हालांकि अगर देखा जाए बहुमत से इस बार काफी ज्यादा जो है बीजेपी दूर नजर आई थी, 240 सीटें मिली थी। लेकिन कहा यह भी जा सकता है कि एक जो एक्सपेरिमेंट किया गया था कहीं ना कहीं वो सही भी साबित हुआ है, क्योंकि जो पुराने सांसदों को टिकट दिए गए थे कि उसमें से काफी ऐसे सांसद हैं जो हार गए थे। लेकिन इस बार कहा जा रहा है जो मंत्रिमंडल तैयार किया जाएगा, जो मंत्रिमंडल बनाया जाएगा, उसमें यूपी से कई ऐसे चेहरे होंगे जो नए होंगे। तो मोदी मंत्रिमंडल में दलित और ओबीसी को साधने का प्रयास भी किया जाएगा। इसी बीच अनुप्रिया पटेल का तीसरी बार मंत्री बनना भी तय माना जा रहा है। वहीं पर जो इस बार गठबंधन में आए हैं आरएलडी प्रमुख जयंत चौधरी, उन्हें भी केंद्र में जगह मिल सकती है। तो इसी बीच हमारे साथ यूपी के ब्यूरो चीफ अक्षत जोशी भी जुड़ गए हैं। तो अक्षत, क्योंकि आज संसदीय दल की बैठक भी हुई है, पीएम नरेंद्र मोदी को एनडीए का नेता भी चुन लिया गया। इसी बीच जो सबसे ज्यादा बात हो रही है वो हो रही है मंत्रिमंडल की, कि आखिर किस किस को इसमें जगह मिलने वाली है। और सबकी निगाहें जो सबसे ज्यादा बनी हुई है वो यूपी पर बनी हुई है कि आखिर किन किन चेहरों को इसमें तरजीह देने वाले हैं। बिल्कुल, देखिए, इससे पहले कि 2024 के लोकसभा चुनाव के नतीजे घोषित होने के बाद अब सरकार बनाने की कवायद शुरू हो गई है, जिसमें बीजेपी और उसकी अगुवाई वाली एनडीए सरकार में अब मंत्रिमंडल कैसा होगा, किन किन नेताओं को उसमें शामिल किया जाएगा। क्योंकि यूपी को देखिएगा, यूपी में अगर वोट पाना है या यूपी में राजनीति करना है तो जातिगत समीकरण बहुत जरूरी होता है। इसको भी लेकर के काफी तेज कवायद चल रही है। मैं आपको बता दूं कि देखिए 2019 में जब बीजेपी ने यूपीए अपने गठबंधन के साथ मिल करके 64 सीटें जीती थी, तब उसके बाद 14 मंत्री बनाए गए थे, जिसके बाद अब ये आंकड़ा 33 बीजेपी के और अन्य बाकी मिलाकर के 36 सीटें लगभग एनडीए सरकार की हो रही हैं। अब ऐसे में यह देखा जा रहा है कि अब बीजेपी का जो नया मंत्रिमंडल बन रहा है उसमें ब्राह्मण, दलित और ओबीसी, इन 3 चेहरों को जगह मिलेगी। वहीं अगर मौजूदा हालत को देखें तो अपना दल एस की अनुप्रिया पटेल जो है वो तीसरी बार इस बार भी मंत्री बन सकती है कैबिनेट में। वहीं आरएलडी प्रमुख जयंत चौधरी, उनके यूपी के कोटे से उनको भी एक मंत्रिमंडल, उनको भी एक मंत्री पद दिया जा सकता है। इसके साथ ही जो एनडीए के जो सहयोगी दल थे, देखिए जैसे ओपी राजभर की पार्टी है या संजय निषाद की पार्टी है, भले ही इनसे कोई भी सांसद चुन के नहीं आए हो, इनके प्रत्याशी हारे हो, लेकिन फिर भी बीजेपी को अपने कोटे से इनको सीट देनी
देनी पड़ेगी, क्योंकि ये विधानसभा चुनाव में बीजेपी के सहयोगी दल रहते हैं और इनका कहीं ना कहीं विधानसभा चुनाव में बड़ा श्रेय भी रहता है। वहीं देखिए, अगर ब्राह्मण चेहरे की बात करें तो गौरतलब है कि देखिए, अब मोदी सरकार में इससे पहले महेंद्र नाथ पांडे थे कैबिनेट में, जो कि हार गए। अजय मिश्रा टेनी थे, जो कि ब्राह्मण चेहरे थे, वो भी हार गए। अब ऐसे में उनकी जगह जो ब्राह्मण चेहरे को जरूर देना पड़ेगा यूपी से, जो इन दोनों को रिप्लेस करेगा। तो जाहिर सी बात है कि अभी मंत्री जितिन प्रसाद का नाम चल रहा है, जिनको केरल में मौका मिल सकता है, क्योंकि जितिन प्रसाद ने पीलीभीत से चुनाव भी जीता है। इनके अलावा राज्यसभा के सांसद और पूर्व डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा का भी नाम काफी लंबे समय से चल रहा था, क्योंकि दिनेश शर्मा से डिप्टी सीएम थे, उसके बाद उनको डिप्टी सीएम से हटा दिया गया था, तो अभी वो राज्यसभा सांसद, तो उनका भी नाम चल रहा है। साथ ही पूर्व मंत्री महेश शर्मा का भी नाम चल रहा है, ये भी कि इनको भी मोदी के मंत्रिमंडल में ब्राह्मण चेहरे के तौर पर इनको कैबिनेट मिल सकता है। इसके साथ ही लक्ष्मीकांत वाजपेयी, ये काफी सीनियर लीडर है यूपी के, इनका भी नाम ब्राह्मण चेहरे के तौर पर चल रहा है कि इनको भी इनको कैबिनेट में मोदी के ब्राह्मण चेहरे के तौर पर इनको पद दिया जा सकता है। वहीं अगर दलित समुदाय की बात करें तो उत्तर प्रदेश में कम से कम 2 दलित समाज से मंत्री बनाए जा सकते हैं। सबसे बड़ी खबर ये है, आगरा से चुने गए एसपी सिंह बघेल, उनको काफी लंबा अनुभव है, उनको केंद्र में मौका मिल सकता है। इसके साथ ही वो हाथों से चुने गए अनूप वाल्मीकि, इन दो का नाम काफी तेजी से चल रहा है। इनको दलित समुदाय में से मंत्रिमंडल में इनको जगह दी जा सकती है। वहीं अगर ओबीसी फैक्टर को देखें तो ओबीसी में अगर देखा जाए तो मोदी मंत्रिमंडल में बुलंदशहर से चुनाव जीते भोला सिंह, उनको जगह मिल सकती है। महाराजगंज से चुनाव जीते पंकज चौधरी, उनको जगह मिल सकती है। और बरेली से चुनाव जीते छत्रपाल गंगवार, इन 3 में से किसी 2 को ओबीसी फैक्टर के चलते देखा जाए तो मंत्रिमंडल में जगह मिल सकती है। तो अक्षत महेश शर्मा का नाम भी आगे आ रहा है, क्योंकि इस बार अगर यूपी में सबसे ज्यादा वोटों को देखा जाए तो सबसे ज्यादा वोट उन्हें ही मिले हैं इस बार। जी बिल्कुल, देखिए क्योंकि इससे पहले भी हमने देखा कि महेंद्र नाथ पांडे हारे, अजय मिश्रा टेनी हारे, तो अब इनकी जगह जाहिर सी बात है, क्योंकि देखिए अजय मिश्रा टेनी का एक काफी लंबा विरोध भी हुआ था कि उनके बेटे की जो वीडियो आई थी, उनके बेटे ने किस तरह से किसान आंदोलन जो कर रहे थे उनके ऊपर अपनी गाड़ी से कुचलते हुए उनको निकल गए थे, जिसके बाद काफी विरोध हुआ था। प्रियंका गांधी खुद लखीमपुर खीरी के लिए निकली थी, उसको किस तरह से लगातार विपक्ष उनको उनके इस्तीफे की मांग कर रहा था बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व से, लेकिन उनका इस्तीफा नहीं दिया गया। इस बार फिर उनको बीजेपी ने टिकट दिया, तो कहीं ना कहीं लोगों में और आम जनता में इनको लेकर के नाराजगी थी, जिसका नतीजा ये हुआ कि अजय मिश्रा टेनी को वहां से चुनाव हारना पड़ा। तो जाहिर सी बात है कि बीजेपी को उनकी जगह जो ब्राह्मण चेहरा रिप्लेस करना पड़ेगा, तो उन्हीं के ब्राह्मण चेहरा रिप्लेस करने में जितिन प्रसाद का नाम सबसे आगे चल रहा है। यानी अक्षर अगर देखा जाए तो कहते हैं ना कि दूध का जला छाछ भी फूक फूक कर पीता है, और जिस तरह का इस बार परफॉर्मेंस बीजेपी की तरफ से दिखाया गया है, खासकर यूपी में और महाराष्ट्र में, क्योंकि सबसे ज्यादा दुख यूपी और महाराष्ट्र का ही है। हालांकि सभी जगह जो सीटें मिली है उसका भी उन्हें दुख है, लेकिन सबसे ज्यादा जो दुख है वो यूपी का है। अगर यूपी की बात कर ली जाए किस तरह से जातीय समीकरण इंपॉर्टेंट होते हैं, वो बीजेपी को भी पता चल चुका है, क्योंकि जिस तरह से सपा ने एक रिकॉर्ड तोड़ जो है जीत दर्ज की है, उससे साफ पता चल गया है बीजेपी को कि कितना जातीय समीकरण साधने का प्रयास करना चाहिए और कितना ज्यादा ये यूपी में जरूरी है। वहीं पर अगर अक्षत स्मृति ईरानी की कर ली जाए, कहा जा रहा है कि इस बार मंत्रिमंडल में उन्हें भी जगह मिल सकती है। हालांकि अमेठी से हार गई है, इसके बावजूद भी एक मौका दिया जा सकता है बीजेपी की तरफ से। बिल्कुल, देखिए स्मृति ईरानी लंबे समय से कैबिनेट में अलग अलग विभागों को संभाल रही थी, लेकिन भले ही वो अमेठी से चुनाव हार गई हो, लेकिन वो काफी उनकी नरेंद्र मोदी से उनकी काफी करीबी है, उनके संबंध काफी गहरे हैं। हो सकता है कि इस बार उनको चुनाव हारने के बाद उनको राज्यसभा का सांसद बना करके उन्हें फिर से कैबिनेट में जगह दे दी जाए। ये अभी फिलहाल इस बारे में अभी कोई चर्चा नहीं चल रही है, क्योंकि देखिए अभी क्योंकि इस बार बीजेपी के ऊपर काफी लोड भी है, जहाँ एक बार बीजेपी को अपना जातिगत समीकरण उत्तर प्रदेश में साधना है, क्योंकि उत्तर प्रदेश में ही सबसे ज्यादा करारी चोट बीजेपी को मिली है। वहीं पर अन्य दलों को साथ लेकर भी चलना है। ठीक है अक्षत, आप हमारे साथ बने रहिए, मैं दोबारा आपका रुख करूंगी। इसी बीच उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ सहित एनडीए दल के नेता आज दिल्ली में संसदीय दल की बैठक में शामिल हुए। इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को संसदीय दल का नेता चुना गया है। बीजेपी सहित गठबंधन दल की सहमति के बाद पीएम को संसदीय दल का नेता चुन लिया गया है। तो ज्यादा जानकारी के लिए अक्षत हमारे साथ जुड़े हुए हैं।
तो अक्षत, क्योंकि आज संसदीय दल की बैठक भी हुई है जिस बारे में हम अभी चर्चा भी कर रहे थे, तो वहीं पर उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ सहित कई लोग इस बैठक का हिस्सा रहे। लेकिन एक बात जो सबसे ज्यादा जिस पर नजर भी थी और खल भी रही थी वो ये थी कि जब पीएम नरेंद्र मोदी अपना भाषण दे रहे थे उस दौरान वो कॉन्फिडेंस उनकी बातों में नजर नहीं आ रहा था। इसी बीच जो है अगर सभी मंत्रियों को देख लिया जाए, सभी लोगों को देख लिया जाए, बीजेपी के नेताओं को, वो खुशी उनके चेहरे पर दिखाई नहीं दे रही थी। हालांकि तीसरी बार जो है एनडीए सरकार बनने जा रही है लेकिन वो खुशी नहीं दिख रही थी। बिल्कुल, देखिए नरेंद्र मोदी एक परिपक्व नेता है, वो बखूबी पहचानते हैं, वो हर चीजों का आकलन बड़े ही प्यार से करते हैं। उन्हें अच्छे से पता है कि इस बार उनकी जो पूर्ण बहुमत से जो उनकी सरकार, जो बीजेपी ने अपनी जो सीटें हासिल की थी, जिसमें बीजेपी को कॉन्फिडेंस था कि ये हमारी सीटें 272 के पार है, जिसमें बीजेपी खुद बिना किसी सहयोगी दल के अपने आप से अपनी पार्टी से अपना नेता चुन सकती थी प्रधानमंत्री के तौर पर। लेकिन इस बार नरेंद्र मोदी ने जिस तरह से देखा है कि बीजेपी को अपना 272 करने में कितनी दिक्कतों का सामना करना पड़ा है, बीजेपी ने अपने सहयोगी दलों का साथ लिया है। ऐसे में एक सवाल ये भी उठ रहा था कि जो बीजेपी के सहयोगी दल है उसमें काफी कई ऐसे दल हैं जो बीजेपी का साथ छोड़ सकते हैं, बीच में बीजेपी का दामन छोड़ सकते हैं, वो इंडिया अलायंस के साथ जा सकते हैं। तो कहीं ना कहीं देखिए मोदी इस बात को बखूबी जानते हैं कि इस बार जो पिछले जो चुनावों की अगर बात करें, हम 2014 के चुनाव की, लोकसभा की बात करें, 2019 के चुनाव की बात करें, जो उसमें मोदी को बहुमत मिला था, जो उसमें मोदी के प्रत्याशी जीत के आए थे, वो कॉन्फिडेंस की बात अलग थी। वो आज इस बार जो मोदी के प्रत्याशी जीत के आए हैं, वो पूरे एनडीए के सहयोगी दलों के साथ मिला के गठबंधन के बाद उनकी जो जो उनको प्रधानमंत्री के तौर पर जो आज रखा गया, सबने अपना नेता चुना है। तो कहीं ना कहीं दोनों बातों में बहुत फर्क आ जाता है, जिसको लेकर के नरेंद्र मोदी के चेहरे पे आज थोड़ा सा उदासी जरूर देखने को मिली है। लेकिन ये बात कहना गलत नहीं होगा कि अब प्रधानमंत्री बनने के बाद जिस तरह से हमने देखा कि मोदी ने कई बार पटल पर ये बातें रखी कि अब जो तीसरी बार का जो सेशन होगा उसमें कई बड़े फैसले लिए जाएंगे। वो बड़े फैसले अब क्या होंगे, क्योंकि अभी तक लगातार इनको पूर्ण बहुमत मिला है, तो अभी तक इनको जातिगत समीकरण समझ में मोदी को शायद उत्तर प्रदेश में नहीं आ पाया था। लेकिन अक्षत, इसी बात में जो सबसे ज्यादा बात इंपॉर्टेंट हो जाती है, क्योंकि आपने अभी बताया कि कई ऐसे फैसले, जो बड़े फैसलों के बारे में भी वो बात करते हुए दिखाई दिए, वहीं पर उन्होंने अपने 10 सालों के कार्यकाल का जिक्र भी किया और कहा कि ये तो सिर्फ, जिस तरह से उन्होंने पहले कहा था कि ये तो सिर्फ अभी ट्रेलर है, पिक्चर अभी बाकी है, ये वाकया नहीं है, इसको हम, ये कमिटमेंट है मेरा, तो ये सारी बातें वो बोल रहे थे अपने भाषण में। लेकिन सबसे ज्यादा जो जरूरी हो जाता है इस बार, क्योंकि जो टीडीपी और जेडीयू है जिन्हें सबसे ज्यादा सीटें मिली है सेकंड और थर्ड नंबर पर, सेकंड नंबर पर टीडीपी रही है 16 सीटें, वहीं पर जेडीयू की बात की जाए 12 सीटें, तो यानी सहयोगी दलों का साथ रखना भी जरूरी हो जाता है, क्योंकि बहुमत उतना नहीं मिल पाया है, बीजेपी को 240 ही सीट जीत पाए हैं। लेकिन यहाँ पे सबसे मेन सवाल ये हो जाता है, क्योंकि कोर एजेंडा जो है बीजेपी का, क्या उसके लिए भी अब झुकना पड़ेगा सहयोगी दलों के सामने, क्योंकि टीडीपी कई ऐसे जो फैसले है उससे वो बिल्कुल खुश नहीं है, जिसमें से सीए हो गया, यूसीसी हो गया, इन सारी चीजों को लेकर भी। और वहीं पर अगर 2018 की बात की जाए टीडीपी की, तो ये वही नायडू है जिन्होंने 2018 में जब आंध्र प्रदेश को विशेष दर्जा नहीं दिया गया था, उसके बाद जो है इन्होंने पीएम नरेंद्र मोदी का साथ छोड़ दिया था। तो एक हलचल कहीं ना कहीं अंदर ही अंदर पीएम नरेंद्र मोदी के अंदर भी होगी वो सब चीजें। अब बिल्कुल देखिए, जाहिर सी बात है कि जब अकेले मोदी ने अपनी बीजेपी के अकेले अपनी सरकार बनाई थी, तो उस वक्त जो उन्होंने फैसले लिए वो ताबड़तोड़ फैसले थे, क्योंकि सब उन्हीं के ही सांसद थे। तो जाहिर सी बात है फैसले में तुरंत मोहर लगी, तुरंत फैसले का इम्प्लीमेंट किया गया। लेकिन अब चूंकि गठबंधन की सरकार है, अब टीडीपी के पास काफी प्रत्याशी है, उसके बाद जेडीयू नीतीश के पास ज्यादा प्रत्याशी है, तो जाहिर सी बात है कि दोनों ही काफी दल बदलू के तौर पर देखा गया है। दोनों को नीतीश प्रसाद ने भी जब देखा है कि उनको अपना फायदा दिखा है, तो वो पार्टी उन्होंने बदली है। उसके बाद में चंद्रशेखर नायडू की अगर बात करें, तो देखिए वो भी आंध्र प्रदेश के लंबे समय से मुख्यमंत्री है, तो उनको भी बखूबी पता है कि कब कहाँ पे बाजी पलटनी है, कब कहाँ पे बाजी मारनी है। देखिए अगर बात करें हम इस समय जेडीयू की अगर बात करें, तो जेडीयू के पास देखिए लगभग जेडीयू के पास अब 12 के करीब सांसद है, जो कि आज नीतीश कुमार ने आज जब संसदीय दल की बैठक थी उसमें उन्होंने अपने बात में कहा भी कि वो मोदी जी के साथ में है और मोदी जी के साथ में रहेंगे। इसका उन्होंने मोदी जी के पैर छू के आशीर्वाद भी लिया। माफ कीजिएगा जी।
तो जिस तरह से लगातार देखिए तमाम जो एनडीए के सहयोगी दल के जो बड़े नेता थे, आज उन्होंने संसदीय दल में अपने खड़े होकर मोदी को अपना दल का जो नेता चुना है, सदन में जो दल का नेता चुना है, उसके बाद अब ये साफ हो गया है कि कहीं ना कहीं मोदी जो पहले तुरंत फैसले होते थे, तुरंत उन पर इम्प्लीमेंट होता था, अब कहीं ना कहीं इन फैसलों में लेकर के अब थोड़ा सा रुकना पड़ेगा, पे आना पड़ेगा। और सबसे बड़ा उदाहरण यहाँ पर अक्षत ये हो जाता है कि जो फरवरी 2024 को मंत्रियों को कहा गया था, जब पीएम नरेंद्र मोदी ने उनकी मीटिंग ली थी, उस दौरान उन्होंने अपने मंत्रियों को ये निर्देश दिए थे कि 100 दिन का प्लान लेकर चले, 100 दिन का प्लान बनाकर चले। लेकिन अब जिस तरह से बीजेपी को सहयोगी दलों के साथ आना पड़ रहा है, उनके ऊपर डिपेंडेंट होना पड़ रहा है, अभी ये कहा जा रहा है कि 50 जो 100 प्लान बनाए गए थे उसमें से 50 जो है उसमें से हटा दिए गए हैं। तो ये सबसे बड़ा उदाहरण हो जाता है अक्षत। बिल्कुल, देखिए अब नरेंद्र मोदी को क्योंकि चंद्रशेखर बाबू नायडू को भी देखना पड़ेगा, अब मोदी को नितिन को भी देखना पड़ेगा। तो तमाम ऐसे नेता है जो कि अपने अपने जातिगत समुदाय की भी राजनीति करते हैं, क्योंकि देखिए अब अगर मोदी को कोई फैसला लेना है तो उनको ओबीसी को भी देखना पड़ेगा, उनको दलित को भी देखना पड़ेगा, उनको मुस्लिम को भी देखना पड़ेगा। अब फैसले पर पहले की तरह तुरंत फैसले नहीं हो पाएंगे, क्योंकि सहयोगी दलों का गठबंधन काफी मजबूती से इनके साथ जुड़ा है। तो जाहिर सी बात है कि पहले इनको अपने सहयोगी दलों के लिए देखना भी पड़ेगा। और जो मंत्रिमंडल अब बनाया जाएगा, सहयोगी दलों ने जो अपनी शर्तें रखी है उसे बीजेपी कितना पूरा करता है, ये भी देखने वाली बात होगी। फिलहाल के लिए बहुत बहुत शुक्रिया अक्षत आपका इन तमाम जानकारी के लिए। अगली बड़ी खबर का रुख करेंगे। इरफान सोलंकी की सजा पर आज फैसला सुनाया जाएगा। तो कानपुर के एमपी एमएलए कोर्ट आज फैसला सुनाने जा रही है। तो कानपुर में प्लॉट पर बने घर को फूका गया था, तो ये वो बड़ा मामला था जहां पर 5 आरोपियों को दोषी करार दे चुकी है कोर्ट, और आज इसी पर जो है फैसला भी सुनाया जा सकता है। कोर्ट में दोबारा सुनवाई की जाएगी और कहा जा रहा है कानपुर के एमपी एमएलए जो कोर्ट है आज सजा सुनाने वाली है। क्या कुछ सजा दी जाएगी आज वो कोर्ट सुनाएगा। तो कानपुर में प्लॉट पर जो घर बना हुआ था उसको फूंक दिया गया था, जिसमें 5 आरोपी दोषी करार दे चुकी है कोर्ट, और आज इसी पर फैसला भी सुनाने वाली है कि आखिर सजा क्या कुछ मिलने वाली है या देने वाली है। अगली खबर का रुख करेंगे। मिर्जापुर में बीजेपी के पूर्व जिलाध्यक्ष बालेंदु मणि त्रिपाठी पर केस दर्ज होने पर बीजेपी के नेताओं ने लालगंज थाने का घेराव किया। बीजेपी के आक्रोशित नेता और कार्यकर्ता थाने पहुंचे। दरअसल आपको बता दें कि गुरुवार को पूर्व जिलाध्यक्ष गैर इरादतन हत्या का केस दर्ज किया गया था, जिसमें हादसे में मौत को साजिश बताकर केस दर्ज कराया गया। वहीं बालेंदु मणि का कहना है कि उनके खिलाफ ये राजनीतिक षड्यंत्र है। पूरा मामला मिर्जापुर के लालगंज थाना क्षेत्र का बताया जा रहा है। अगली खबर अमरोहा से है, जहां पर अमरोहा से धमकी भरा ऑडियो सामने आया है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको अमरोहा से बता रहे हैं, जहां पर अमरोहा से धमकी भरा ऑडियो सामने आया है। तो बिजली विभाग के लाइनमैन को यह धमकाने का ऑडियो वायरल हो रहा है। व्यक्ति ने पहले फर्जी सांसद बना और फिर फोन पर वो हड़काता हुआ दिखाई दिया, तो खुद को वो सांसद बताते हुए दिखा। बिजली विभाग के जेई तक को उसने गालियां दे दी। तो खेत की बिजली काटने को लेकर फोन पर धमकाया गया है जेई को। अमरोहा के रहरा थाना क्षेत्र का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। तो खुद को सांसद बताते हुए व्यक्ति ने बिजली के जो बिजली विभाग है उसके जेई को धमकाना शुरू कर दिया, यहां तक कि गाली गलौज भी शुरू कर दी। तो खेत में बिजली नहीं आ रही थी, उस दौरान जो है ये उन्होंने कॉल किया, फिर उसने धमकाया भी गया है। तो ये ऑडियो अब काफी ज्यादा वायरल हो रहा है। अमरोहा से इस वक्त की बड़ी खबर, जहां पर अमरोहा से धमकी भरा ये ऑडियो सामने आया है। तो वहीं पर कहा जा रहा है जो बिजली विभाग के लाइनमैन को जिसने धमकाया है वो अपने आप को सांसद बता रहा था। तो व्यक्ति ने फर्जी सांसद बनकर फोन पर बिजली विभाग के कर्मचारियों को हड़काया है। तो वहीं पर खुद को वो सांसद बताते हुए उसने बिजली विभाग के जेई को गाली तक दी है। हेलो, राजकुमार बोल रहे भाई। हाँ। ये चंदनपुर की खेत वाले लाइन काटी क्या आज 108? हाँ। हैं? हाँ। क्यों? आज कल सुबह को चलेगी ना चलेगी बताओ? सुबह को चलेगी। हैं? सुबह को चलेगी। और कल की काटी फिर? भैया यहाँ पे हंगामा हो जाएगा। बात करो लो सांसद जी से। अरे कौन बोल रहे हो भाई? राजकुमार लाइनमैन बोल रहा हूँ। लाइनमैन बोल रहे हो? ठीक बोल रहे हो। ये चंदनपुर की लाइन मत काटना हो, ये कहीं की काटो, खुर्तिया काटो, बेहतरी काटो, हमें नहीं पता इस बात का। अच्छा।
हाँ, मेरी बात सुनो। ड्यूटी ड्यूटी करो अपने, पैसे लो, अच्छी बात है। मेरी तो बात सुनो। किसान ये दवाई लग रही है इन्हीं को में। नहीं, मेरी बात सुनो। जो मेन लाइन पे है जिसकी ओवरलोड चल रहा है बिजली घर। ओवल चल रहा होगा, हमें इस बात को बता दीजिए, ठीक है जी। अरे पहले ये मेरी शॉर्ट बात मत सुनो। करना। मतलब जय हिसाब से बात करो, जो अरे होगा जय पे कौन है जी, हाँ ठीक तो है। तो ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता अरुण हमारे साथ जुड़ गए हैं। अरुण, क्योंकि एक ऑडियो अभी हमने सुना है किस तरह से एक व्यक्ति जो है लाइनमैन को धमकाता हुआ दिखाई दिया, जेई को गालियां तक देते हुए दिखाई दिया, क्या इनके बारे में पता चल पाया कि कौन ये व्यक्ति था? बिल्कुल, देखिए बताना चाहूंगा, अमरोहा में ये ऑडियो जो है वो कल से वायरल हो रहा है और इस ऑडियो में एक व्यक्ति बिजली विभाग के लाइनमैन को पहले धमका रहा है, उसके बाद जो बिजली विभाग के जेई हैं उनको भी फोन पर भद्दी गाली दे रहा है और खुद को अमरोहा का सांसद बताता हुआ ऑडियो में दिख रहा है। साफ तौर से ऑडियो जो है वो हसनपुर के रहरा थाना क्षेत्र का बताया जा रहा है। फिलहाल जो व्यक्ति है उसकी अभी पहचान नहीं हो पाई है। पुलिस ऑडियो के आधार पर जांच पड़ताल कर रही है और जो भी व्यक्ति इस तरीके से खुद को फर्जी सांसद बना रहा है तो उसके खिलाफ लगातार तलाश भी कर रही है। जी, लेकिन अरुण, जिस नंबर से कॉल आया होगा उसे तो ट्रेस किया गया होगा कि कहां से कॉल आया है, किसने किया है, किसके नाम पर ये नंबर रहा होगा? बिल्कुल, देखिए ये जो नंबर है ये चंदनपुर के गांव के व्यक्ति है महेश, उसका बताया जा रहा है। फिलहाल पुलिस गांव में पहुंची है और उसके बाद उसको जो है जो आला अधिकारी हमारी उनसे बात हुई है उसको, युवक को जो है पकड़ा गया है और अब वो ही बता पाएगा कि आखिर उसने जो जिस व्यक्ति से बात कराई है कौन है वो, और वो खुद को सांसद कैसे बता सकता है। तो अरुण, खुलासा कैसे हुआ कि जिसने कॉल किया है वो सांसद नहीं है? जी बिल्कुल, देखिए अमरोहा की सांसद की अगर बात की जाए तो क्योंकि अभी जिस प्रकार से 4 जून को नतीजे आए हैं तो यहाँ से बीजेपी के जो कैंडिडेट हैं कंवर सिंह तंवर वो यहाँ से चुनाव जीते हैं, तो साफ तौर से उनकी आवाज को लोग यहाँ पर पहचानते हैं। तो ये कोई फर्जी आदमी है और इसकी ऑडियो से और भाषा शैली से साफ तौर से पता चल रहा है कि किस तरीके से ये जनप्रतिनिधि का जो जनप्रतिनिधि है उसका जो आवाज उसके पद का जो है यहाँ पर दुरुपयोग करता दिखाई दे रहा है। जी अरुण, क्योंकि अभी आपने बताया कि जो व्यक्ति है जिसने बात कराई थी जो फर्जी सांसद था उससे, तो उस व्यक्ति को गिरफ्तार कर लिया गया है, लेकिन अभी तक जो सांसद बना था, जो फर्जी सांसद था, उसे गिरफ्तार नहीं किया गया है। व्यक्ति से पूछताछ में अभी तक कुछ खुलासा नहीं हो पाया है। बिल्कुल, देखिए पुलिस ने उसे पकड़ा है, फिलहाल उससे पूछताछ की जा रही है। पूछताछ के आधार पर युवक भी जो खुद को सांसद बता रहा है जल्द वो भी पकड़ा जाएगा। जी चलिए ठीक है अरुण, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। खबर बुलंदशहर से, जहां पर बुलंदशहर के सिकंदराबाद में महज एक थप्पड़ का बदला लेने के लिए शख्स की जिंदगी तक ले ली गई। ये घटना तब हुई जब कुछ दोस्तों का ग्रुप शराब पार्टी कर गांव लौट रहा था। उसी दौरान एक दोस्त लघु शंका के लिए रुका और इसी बीच कुछ छींटे दूसरे दोस्त पर पड़ गई। छींटे पड़ने के बाद गुस्साए दोस्त ने, जिसका नाम राहुल बताया जा रहा है, उसने लघु शंका कर रहे दोस्त अंकुर को थप्पड़ जड़ दिया, जिसके बाद शराब में धुत अंकुर को इतना गुस्सा आया कि उसने राहुल पर धारदार हथियार से ताबड़तोड़ वार कर दिए और राहुल को मौत के घाट उतार दिया। घटना के बाद से ही आरोपी अंकुर फरार बताया जा रहा है। पुलिस ने अन्य दोस्तों को हिरासत में ले लिया है, पूछताछ की जा रही है और फरार अंकुर की तलाश में भी जुट गई है। तो बुलंदशहर के सिकंदराबाद कोतवाली क्षेत्र के गांव सराय घासी का यह पूरा मामला बताया जा रहा है। बुलेटिन में फिलहाल के लिए बस इतना ही। आप देखते रहिए एएमबी नेटवर्क। नमस्कार।